म्यूजिक एंड डांसेस विच इज कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये सब परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आता है। परफॉर्मिंग आर्ट क्या होती है, इसको हम आगे चल के इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इस सेक्शन के जो दो पार्ट हैं, जैसे म्यूजिक और डांस, तो इनका कैसे हिस्टोरिकली थ्रू द एजेस किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, या किस तरीके से स्टेजेस डेवलप हुई हैं, या फिर चेंजेस आए हैं, उसको हम धीरे धीरे धीरे, या इन पर क्या क्या लिटरेचर तैयार हुआ है, या तो इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे इस टॉपिक में जानेंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि म्यूजिक को कवर कर लें, ताकि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर हो उसमें हम डांस को कवर कर सकें। तो हम देखते हैं कि म्यूजिक है, परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है। परफॉर्मिंग आर्ट में जैसे म्यूजिक आ जाता है, डांस आ जाता है, ड्रामा, एक्टिंग वगैरह ये आ जाता है। तो अ, म्यूजिक है, डांस है, या फिर फोक जो भी चीजें हैं, ड्रामा ये, या पपेट्री, जैसे पपेट्री बहुत फेमस थी, अब तो बंद हो चुकी है, हालांकि ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो ये देखेंगे शुरू से ही, अनशियंट टाइम से ही बहुत ज्यादा हमें देखने को ये मिलता है। और ये जो सॉन्ग्स और डांस हैं, वो हमारे जीवन की, हमारी जिंदगी जो है उसके डिफरेंट स्टेजेस को पोर्ट्रे करते हैं। अगर हम देखेंगे तो दे रिफ्लेक्ट द सोशियो रिलीजियस, समाज की जो सामाजिक और धार्मिक कस्टम्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं, या रूरल लाइफ है, उसको बयां करते हैं, उसको पोर्ट्रे करते हैं। बट अगर हम मॉडर्न टाइम पर बात करें, तो ये एक इंटरटेनमेंट का जरिया बन के रह गया है ना। लेकिन अभी भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, हम हालांकि हम अगर जब भी म्यूजिक या डांस के प्रेजेंट डे में बात करें, मॉडर्न डे पे, तो इसको हम इंटरटेनमेंट से जोड़ते हैं। लेकिन जब हम पीछे जाते हैं, स्पेशली आप अर्ली मॉडर्न पीरियड तक, एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड में, तो ये सिर्फ इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, ये एजुकेशन का भी जरिया था। ये एक जो समाज के हालात हैं, जो सोशियो रिलीजियस चीजें हैं, और या इकोनॉमिक चीजें हैं, या कोई भी रिफॉर्म किसी फॉर्म में लाना होता था, तो ये सारी चीजों को पोर्ट्रे करता था। अब हम जैसा कि देखते हैं, कोई भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है जो इन परफॉर्मिंग आर्ट्स के बगैर पूरी होती हो। आप देखेंगे कि एंटरटेनमेंट के पार्ट में या कल्चरल एक्टिविटीज के फॉर्म में डांस, म्यूजिक, इनको रखा ही जाता है। दे आर लिंक्ड थ्रू सेंचुरीज, और ये सेंचुरीज से जुड़ी हुई हैं ऑफ सेलिब्रेशन एंड माइट हैव स्टार्टेड। और जिस तरीके से हम अब पहले देखेंगे कि फर्टिलिटी जो राइट्स होते थे लैंड के, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, उसमें भी सॉन्ग्स और इनका बड़ा एक सिग्निफिकेंस रोल था। हम देखते हैं कि इंडिया जो है इज ए लैंड ऑफ रिच कल्चर एंड हेरिटेज है। इंडिया में हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि ये एक चीज बहुत आमतौर पे देखा जाता है कि जब कल्चर एंड हेरिटेज की बात होती है, सिर्फ बिल्डिंग को हम हेरिटेज समझते हैं। जो बिल्डिंग्स हैं, या जो भी हमारी इमारतें हैं, मस्जिद, टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, हवेलीज, इनको ही हम हेरिटेजेस समझते हैं। लेकिन नहीं, ये हेरिटेजेस यही नहीं है। कल्चर एंड हेरिटेज में सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी। डांस एंड म्यूजिक भी उसी का पार्ट है, लैंग्वेज भी उसी का पार्ट है। आप देखेंगे मेडिसिन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें कैसे थ्रू द एजेस, ये सब कल्चर का पार्ट है, कल्चर एंड हेरिटेज। तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ आवर सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पपेट्री, ये सारी चीजें जो है बहुत एक इंटीग्रल एस्पेक्ट हो गया है हमारी सोसाइटी या कल्चर का। इनिशियली दीज आर्ट forms were used as a medium of propagation for religion and social reforms। शुरुआत में हमने बताया कि रिलीजन और सोशल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, इन म्यूजिक एंड डांस का या एक्ट ड्रामास का यूज किया जाता था। फ्रॉम द वैदिक एरा, अगर हम वैदिक पीरियड से देखें और मेडिवल टाइम तक, तो परफॉर्मिंग आर्ट जो थी वो बहुत
इम्पोर्टेंट सोर्स रहा है लोगों को एजुकेट करने का, एजुकेटिंग द मासेस। द वेदास लेड डाउन प्रिसाइज रूल्स फॉर द चैंटिंग ऑफ वैदिक हिम्स। अगर आपको याद हो, आपने हमारा प्रीवियस जो लेक्चर्स दो हुए थे लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे याद हो, तो हमने बताया था जब वेदास पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे जो वेद ऋग्वेदिक स्पेशली जो हिम्स थे उनको इस तरह सामवेद जब आ गया था, जोड़ा गया था, तो सामवेद में यही था कि जो ऋग्वेदिक हिम्स हैं, वैदिक हिम्स हैं, उनको गाकर कैसे, है ना, एक ट्यून के जरिए, है ना, म्यूजिकल बनाया गया उसे, तो वो कैसे गाए जाए, तो वो सामवेद इसलिए म्यूजिक से को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हम तभी से देखते हैं, ये तभी से शुरू हुआ कि जो हिम्स थे उनको गाने की शक्ल में गाया जाने लगा था, भजन के टाइप में कह लीजिए, है ना। इवन द और इवन द पिच, जो पिच होती है म्यूजिक की या सिंगिंग की, एंड द एक्सेंट ऑफ सिंगिंग डिफरेंट हिम्स, अब डिफरेंट डिफरेंट हिम्स होते हैं, उनके लिए डिफरेंट पिच यूज होते हैं। आप देखते हैं ना, कहीं पे ज्यादा चीजों को लंबा खींचा जाता है गाते वक्त, या कभी किसी को शॉर्ट रखा जाता है, किसी को स्लो आवाज में, तेज आवाज, ये सब पिच को कहते हैं। एक्सेंट हैं जो भी, वो सारे इन प्रेस्क्राइब्ड हो गए लिटरेचर में बाद में, कि कैसे कहाँ पे किसको गाना है। There were more of exemplary presentation through them than education on social reforms. हम देखेंगे कि हालांकि अब धीरे धीरे मीनिंग्स चेंज हो गई बहुत सारे, और अब जो है आ, जो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आते हैं इसको, अब सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट है क्या, परफॉर्मिंग आर्ट क्यों कह रहे हैं हम इसको, और इसका कंसेप्ट क्या है। तो हम देखेंगे, देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट, देखो इसको जैसे आर्ट को विजुअल आर्ट भी कहते हैं, सिर्फ आर्ट ही नहीं, आर्ट तो है ही, आर्ट तो एक कला है ना, कला को आर्ट कहते हैं, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट ही क्यों कह रहे हैं इसको, विजुअल आर्ट क्यों नहीं कह रहे हैं हम। तो मान लीजिए कोई डांस कर रहा है तो विजुअल आर्ट्स भी तो हो गई, लेकिन इसका डिफरेंस ये है, परफॉर्मिंग का मतलब है परफॉर्म करना, क्रिएट करना कुछ, है ना। तो कुछ जैसे एक्टिंग हो गया, या सिंगिंग हो गया, या फिर डांस हो गया, ये परफॉर्मिंग आर्ट में आएंगे। और इसी के पैरेलल एक और आर्ट होती है, विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट उनको कहते हैं जो हम आ, देखते हैं और जानते हैं, है ना, विजुअल करते हैं, जैसे पेंटिंग्स वगैरह हो गई, फोटोग्राफी हो गई, है ना, ये सब ये विजुअल आर्ट्स में आते हैं। तो हम देखेंगे दीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ह्यूमन इमोशंस को सिग्निफाई करते हैं, और जिन्हें क्या क्या रस कहा जाता है। हिंदी में आप देख सुना होगा रस, है ना, रस कहा जाता है इनको, जिसका इंग्लिश में हम देखेंगे तो इसे शुगरी जूस कहा जा, जूस इसके इसके ट्रांसलिटरेशन होगा। तो इट सिग्निफाइज द अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन ऑफ आनंद। रस कह लो, रस आ रहा कि इसको जो है अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन कहेंगे आनंद का, है ना। ह्यूमन जो इमोशन है, इनको कैटेगराइज किया जा सकता है 9 सब हेडिंग में। ठीक है, जो ह्यूमन इमोशन हो गया उसको अगर हम कैटेगराइज करें तो 9 सब हेडिंग में इसको कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे जिसे कहते हैं नौ रस, नौ रस, नव रस। ठीक है। अब अब ये नौ रस कौन कौन से होते हैं, अगर आप इनको जानेंगे तो आप कहेंगे हाँ हमने ये सुने हुए हैं ऑलरेडी, आपने अगर हिंदी पढ़ा होगा कभी तो आप इनको इनके बारे में जानते हैं। जैसे हास्य, हास्य रस होता है जो लाफ्टर से रिलेटेड है। इसी तरीके से भयानक, जिसे इविल श्रृंगार कहते हैं, है ना। इसी तरीके से रुद्र, इसी तरीके करुण, करुण रस पे कौन कौन से हो गए, हास्य रस, भयानक रस, रुद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, है ना, शांति रस, और श्रृंगार रस। तो ये 9 रस होते हैं जिसे 9 रस कहा जाता है। ये सब हेडिंग है, मतलब ह्यूमन इमोशन है ये, जो इंसान है उसकी भावनाओं से रिलेटेड, है ना। आर्ट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन इमोशंस
और जो कला होती है वो ह्यूमन इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती है, एंड ह्यूमन बीइंग्स स्पॉन्टेनियसली express their frame of mind through various art forms, है ना? The expression is reflected in various styles. अब ये जो रिफ्लेक्शन है, हमने अभी जो रिफ्लेक्शन बताया, और ये रिफ्लेक्शन किसके थ्रू आ रहा है? ये ह्यूमन इमोशंस के थ्रू आ रहा है। अब ह्यूमन इमोशंस किसके थ्रू रिफ्लेक्ट होंगी? आर्ट के ज़रिए। अभी आर्ट किस शक्ल में आएगी सामने? ये एक्सप्रेशन जो है या ह्यूमन इमोशंस हैं वो आएँगे सिंगिंग की रूप में, है ना? डांसिंग की फॉर्म में, ड्राइंग की फॉर्म में, पेंटिंग्स की फॉर्म में, ड्रामास की फॉर्म में, ये सारे आर्ट हो गए। ये आर्ट की फॉर्म में आएँगे, जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं ये, है ना? एक्टिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया। आप देखेंगे किसी पेंटिंग को देखते होंगे तो बहुत फिलॉसॉफिकल लगती होगी, या वो पेंटर उस पेंटिंग के ज़रिए क्या कहना चाहता है, हम ये समझते हैं। कोई गाना गा रहा है तो एक सिंगर जो है, एक शायर जो है ना? एक पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहा है अपने लिरिक्स के ज़रिए। कोई डांस है तो वो डांस फ़ॉर्म किस तरीके का है? क्या उसका मकसद सिर्फ़ किसी चीज़ के बारे में बताना है या सिर्फ़ एंटरटेन करना है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ह्यूमन इमोशन से रिलेटेड हैं, ठीक है? सम ऑफ दीज़ आर एक्सप्रेस्ड थ्रू लाइव परफॉर्मेंस, कुछ जो हैं इनमें से लाइव परफॉर्मेंस होती हैं, है ना? और बाकी हमने बताया विजुअल आर्ट्स होते हैं, विजुअल आर्ट जैसे स्केचिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, है ना? इसी तरीके से जो परफॉर्मिंग आर्ट हम कहते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ये सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के पार्ट हैं। म्यूज़िक को अगर हम देखें तो अब चूँकि हम आते हैं, हमने अब जनरली ये चीज़ जान ली है कि ये होता क्या है? या आर्ट्स कितने तरीके की है, या आर्ट को किस एक्सप्रेशन को हम स्टाइल को हम किस आर्ट में रखेंगे, परफॉर्म में, ये हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं म्यूज़िक की। तो म्यूज़िक की हम बात करें तो म्यूज़िक फ्रॉम टाइम इमोरियल हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया। ये बहुत मोस्ट जो पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स थी, उनमें से एक है ना? म्यूज़िक शुरू से ही, है ना? अब इनमें आप देखेंगे म्यूज़िक में 7 सुर होते हैं, जैसे इसका बेस होता है। अगर आप कोई गाना गाना या सिंगिंग सीखते भी हैं तो आपको 7 सुर ये इन पे ध्यान देना पड़ता है, पहले ये सीखना पड़ता है। कौन-कौन से सुर हैं? जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, है ना? द अर्लीएस्ट अब आगे जब बढ़े हम इसमें तो देखेंगे द अर्लीएस्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडियन म्यूजिक मे बी ट्रेस्ड टू सामवेद। अगर अर्लीएस्ट हम एविडेंस की बात करें, ट्रेडिशन की बात करें, तो ये ट्रेस करता है सामवेद से। कहाँ से? सामवेद। सामवेद के बारे में हम बता चुके हैं कि म्यूजिकल इसको एक इंडियन म्यूजिक वहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और उसमें ही जो कि ऋग्वेद के जो हिम्स थे या बाकी जो हिम्स जोड़े गए थे, श्लोक या सूक्त जोड़े गए थे, उनको कैसे प्रेज़ेंट करें, गाकर करना कैसे, तो वो सामवेद के ज़रिए किया गया था। तो इसलिए हम इसका जो ओरिजिन मानते हैं इंडियन म्यूज़िक का, वो सामवेद मानते हैं। which contained the shlokas that were put to music, ठीक है? Chanting of Vedic hymns with prescribed pitch and accent still form a part of religious rituals। ये कह रहे हैं जो चैंटिंग होती है, जैसे वैदिक हिम होते हैं ना, मंत्र जो पढ़े जाते हैं, आप देखेंगे हवन होते होंगे या कुछ, तो उसमें एक पिच होती है, एक उसको पोएट्री फॉर्म में गाया जाता है ना? उन हिम्स को ऐसा नहीं है सिर्फ हिम्स पढ़ दिए, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं या बात कर रहे हैं या जो भी डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह से वो हिम्स नहीं गाए जाते हैं या बोले जाते हैं, बल्कि उनको एक म्यूज़िकल टोन दी जाती है, म्यूज़िकल रूप दिया जाता है ना? The earliest text dealing exclusively with परफॉर्मिंग आर्ट, जो भी परफॉर्मिंग आर्ट है, डांस, म्यूज़िक, इन सब, अगर इसकी हम बात करें कि कोई ऐसा टेक्स्ट जो पर्टिकुलरली, एक्सक्लूसिवली सिर्फ़ परफॉर्मिंग आर्ट से ही डील करता हो, तो वो था भरत का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र जो एक वर्क है, भरत ने जो लिखा है, ये अराउंड 2nd सेंचुरी बीसी या 2nd सेंचुरी एडी के आसपास लिखा गया था।
है ना, कंपाइल किया गया था। तो कहते हैं इसमें 6 चैप्टर ऐसे हैं जो म्यूजिक पर हैं। अनदर मेजर टेक्स्ट, इसके अलावा जो दूसरा मेजर टेक्स्ट है वो मतंग का बृहदेशी है। बृहदेशी, BRIHADDESI, बृहदेशी। ये मतंग ने लिखा था। ये आठ एट आठवीं और 9वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था, जिसे मतंग ने लिखा था म्यूजिक पर। इन दिस वर्क, रागा, राग आप जानते होंगे। राग अगर म्यूजिक की आपको थोड़ी बहुत समझ होगी, आप म्यूजिक के बारे में आपने आ, सुना होगा, तो इसमें राग होते हैं, राग रागनी जिसे है ना, जिस तरीके से। तो इस बुक में, बृहदेशी में, इन दिस वर्क, राग जो है पहली बार नाम के साथ मेंशन है और डिस्कस किए गए हैं बहुत बड़ी लेंथ में। ए ग्रेट डिस्कस्ड इन मेंशन्स इन अ ग्रेट लेंथ। इसी तरीके से संगीत रत्नकार, अ, जिसे सारंग देव ने लिखा था 13 सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में। उन्होंने 264 राग को 264 राग को मेंशन किया है संगीत रत्नाकर में। A variety of string and wind instruments were invented। अब धीरे धीरे हम देखेंगे वक्त के साथ जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भाई कोई भी ले लो आप, सितार ले लो, वायलिन ले लो, तबला ले लो, है ना, ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, ये एक वक्त के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इन्वेंट हुए या इवॉल्व होते चले गए, इन्वेंट होते चले गए, है ना, और म्यूजिक का डेवलपमेंट होता चला गया। इन एंशिएंट टेक्स्ट रेफरेंसेस हैव बीन मेड। हमें जो एंशिएंट टेक्स्ट की बात करें तो हमें रेफरेंस मिलते हैं फ्लूट के, बांसुरी, ड्रम, वीणा, है ना, इन सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि एंशिएंट टाइम से ही यूज होने लगे थे। मैनी रूलर्स सच एज समुद्रगुप्त, किंग भोज ऑफ धार। भोज जो धार का किंग था, उस भोज की बात हो रही है, क्योंकि भोज भी दो रहे हैं, जैसे भोज परमार है ना, राजा भोज, एंड किंग सोमेश्वर ऑफ कल्याण। इन्होंने ये जो रूलर्स थे, इन्होंने म्यूजिक को बहुत ज्यादा पैट्रोनाइज किया अपने दरबार में। जो पोइट थे, ये है ना, या सिंगर्स थे, उनको एक जगह दी और इस तरह से म्यूजिक को पैट्रोनाइज किया और इनके वक्त में म्यूजिक फला फूला। द गुप्ता मोनार्क, द गुप्ता रूलर, जिसे हम समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं, was himself an accomplished musician। समुद्रगुप्त खुद में एक म्यूजिशियन था और उसके कुछ कॉइन्स में उसे वीणा बजाते हुए या है ना, प्लेइंग विद द वीणा ऑन द वीणा दिखाया गया है कॉइन्स में, अगर आप देखेंगे तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि समुद्रगुप्त एक म्यूजिशियन था और बहुत ज्यादा पसंद करता था म्यूजिक को। म्यूजिक was also associated with the worship of god and goddesses in the temple। भाई आप देखेंगे कहीं मंदिर में जाएंगे या कुछ जाएंगे, पूजा हो रही होगी कुछ, तो वहां पे भी एक- आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे भजन होते हैं। वो भजन कौन होते हैं? वो भजन किसी और के लिए थोड़ी होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी होते हैं, वो तो पूजा का एक पार्ट होते हैं। मतलब ये क्या नाम है, गॉड एंड गॉडेसेस के प्रेज में होते हैं, है ना, या बहुत सारी प्रेयर्स होती हैं, इस तरह से गाया जाता है उनको। तो ये म्यूजिक वर्शिप से भी रिलेटेड हो गया सीधा सीधा। अब 12वीं शताब्दी में हम देखेंगे, 12वीं सेंचुरी में जयदेव था उड़ीसा का, जिसने मोस्ट ब्रिलियंट राग राग काव्य और गीता गोविंद को प्रोड्यूस किया था, लिखा था, तैयार किया था, राग काव्य। और दूसरे जो था क्या, गीता गोविंद। ईच सॉन्ग ऑफ विच वाज सेट इन ए, और सारे हर एक गाने को, हर एक गीत को एक राग के जरिए सेट किया गया था, किस राग में किसको गाया जाएगा और किस पिच पे गाया जाएगा। और ये जो गीत थे, ये राधा और कृष्ण की मोहब्बत पर, है ना, राधा और कृष्ण के उसमें था, है ना, कि मतलब भक्ति में।
राधा और कृष्ण की। इसी तरीके से अभिनव गुप्ता ये 10th सेंचुरी के आसपास की बात है, 10th और 11th सेंचुरी। इन्होंने अब अभिनव भारती लिखी, है ना, जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है म्यूजिक के पर्सपेक्टिव में। इसी तरीके से तमिल म्यूजिक हैज ए नंबर ऑफ टर्म्स एंड concepts पैरेलल टू व्हाट इज फाउंड इन संस्कृत टेक्स्ट। तमिल म्यूजिक भी हमें बहुत ज़्यादा इस इन सारे टेक्स्ट में मिलता है, संस्कृत टेक्स्ट जो हैं उसमें। अब जो तमिल में हम देखेंगे, साउथ इंडिया की हम बात अगर करें तो हम देखेंगे जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, या फिर एक देखेंगे जब शैवाइट और वैष्णवाइट, मतलब कुछ 2 ऐसे 2 ग्रुप थे। जैसे एक जो ग्रुप फॉलोअर्स थे, एक काइंड ऑफ फॉलोअर्स थे, वो भगवान शिव को मानते थे, है ना? ज़्यादा पूजते थे, और दूसरा भगवान विष्णु को। तो जो विष्णु अब उनमें ये थे कि जो शिव को मानते थे वो शैवाइट कहलाए, है ना? शैवाइट कहलाते थे और वैष्णवाइट कहलाते थे। तो जो शैवाइट कहलाते थे उन्हें नैनार कहते थे। वो नैनार लोग थे जिन्होंने बढ़ाया शैवाइज़्म को आगे, और वैष्णविज़्म। तो इन लोगों ने भी अपनी पोएम्स के ज़रिए म्यूज़िक को बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि ये एक भक्ति का पार्ट बन गए थे। इसी तरीके से ये तो बात कर ली हमने एंशिएंट इंडिया की। अब बात करते हैं मेडिवल पीरियड की। तो मेडिवल पीरियड में भी आप देखेंगे सूफीज़्म और भक्ति मूवमेंट जो था, सूफी और भक्ति मूवमेंट ने काफ़ी एनकरेज किया म्यूज़िक में। आप चाहे सूफियों के पास चले जाएँ, चाहे भक्त जो हैं, है ना? जो भक्ति में लीन रहते हैं, आप उनके पास चले जाएँ, वो जो गाते हैं, गीत गाते हैं, जो भी करते हैं, वो डिवोटेड होते हैं पूरा किसको? गॉड, है ना? गॉड को, है ना? तो ये सब क्या कर रहा है? एनकरेज कर रहा है म्यूज़िक को। भई आप जाएँगे बहुत सारी, आप जैसे दरगाह वगैरह पे जाएँगे तो वहाँ कव्वालीज़ होती हैं, है ना? कव्वाली क्या है? कव्वाली भी एक उसमें है, ये किसी इंसान, किसी ऐसा नहीं है एक आम इंसान है उसके उसमें कहा जा रहा है कुछ। नहीं, कव्वाली में आप देखेंगे ये सब एक डिवोशन का एक ज़रिया है ना? भक्ति का, ईश्वर के प्रति भक्ति का। इसी तरीके से कीर्तन होता है, भजन होता है, जो भक्ति साइंस के में पॉपुलर था, है ना? जो तो ये दूसरे मतलब कोई भी धर्म हो, उसमें किसी न किसी शक्ल में ये आ ही जाता है, तो म्यूज़िक को सारी चीज़ें एनकरेज कर रही हैं। कबीर, मीराबाई, सूरदास, चांडीदास, तुलसीदास, विद्यापति, ये ऐसे नाम हैं जो क्लोज़ली एसोसिएटेड हैं विद रिलीजियस म्यूज़िक, है ना? जो रिलीजियस म्यूज़िक से रिलेटेड है, रिलीजियस म्यूज़िक मतलब भक्ति से। है ना? चाहे भक्ति कह लीजिए उसको, या फिर अगर कव्वाली वगैरह जो भी आ गए रिलीजियस। ग्रेट स्कॉलर्स अगर हम बात करें, अमंग देम मेडिवल पीरियड में ग्रेट स्कॉलर्स की बात करें तो उसमें अमीर खुसरो का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा माना जाता है ना? द लीजेंडरी, इसके अलावा मालवा का जो रूलर था बाज बहादुर, वो भी, और उसकी बीवी रूपमती, वो भी, उन्होंने भी बताते हैं कि न्यू राग को इंट्रोड्यूस किया था, नए-नए रागों को इंट्रोड्यूस किया था। इसी तरीके से हम बीजापुर, इधर साउथ इंडिया में चले जाएँ तो एक रूलर था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, उसने किताब-ए-नौरस लिखी थी 17th सेंचुरी के आसपास, और ये किताब-ए-नौरस जिसका नाम है, इसका देखो, नौ-रस हमने बताया था ना, नव-रस, ये नौ-रस वहाँ से है, ठीक है? 9 रसों का। तो ये किताब-ए-नौरस जो थी, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन प्रेज़ ऑफ हिंदू डीटीज़ एज़ वेल एज़ मुस्लिम सेंट। तो ये हिंदू डीटीज़ जो हैं, है ना? और मुस्लिम सेंट्स हैं, उनके प्रेज़ में हैं ये। ये जो गाने लिखे गए हैं, इससे रिलेटेड है ये किताब। द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन ऑफ अकबर्स कोर्ट वाज़ तानसेन, और तानसेन के बारे में कौन नहीं जानता? ऐसा कोई ही शायद होगा जो तानसेन के बारे में नहीं जानता, और ये 9 रत्नों में से एक था अकबर के, है ना? तो ये समझा जा सकता है कि अकबर ने म्यूज़िक को काफ़ी एनकरेज किया था, है ना? देयर वाज़ नोबडी टू मैच हिम, ऐसा कोई भी नहीं था कि जो तानसेन को मैच कर सके या तानसेन के बराबर आ सके।
और हालाँकि हर तरीके के सिंगर थे वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि तानसेन सिर्फ़ अकेला था और अकबर की वज़ह से इतना फ़ेमस हो गया, या वो अच्छा था लेकिन उसके ऐसा और नहीं थे। और भी थे, बहुत सारे सिंगर्स थे। हम देखेंगे बैजू बावरा। बैजू बावरा वाज़ आल्सो वेल नोन म्यूज़िशियन ड्यूरिंग अकबर्स टाइम। अकबर के टाइम पे बैजू बावरा भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस था। The patronage given to these artists by the ancient and medieval rulers have been instrumental in keeping the tradition alive. जो भी हम एंशिएंट टाइम में देखें या मॉडर्न या मेडिवल टाइम में देखें, जो राजाओं ने, है ना, इन्हें एक पनाह दी, एक शरण दी या इनको पैट्रोनेज किया, ये दर्शाता है कि कैसे ट्रेडिशन को, इंडियन ट्रेडिशन जो था, उसको एक अलाइव किया गया, उसको जीवित रखा गया, है ना? और उसको बढ़ाया गया। इनफैक्ट द मुगल रूलर्स वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ म्यूजिक। कहते हैं कि मुगल रूलर्स, जैसे आप देखेंगे ना, सबसे ज्यादा तो नाम इसमें अकबर का ही आता है। और हाँ, इसके अलावा भाई हुमायूं की बात करें, बाबर, ये भी बहुत म्यूजिक के फॉन्ड ऑफ म्यूजिक थे, मतलब लवर थे म्यूजिक के, है ना, बहुत पसंद करते थे। एक राइटर था, अंग्रेज राइटर लेन पूल, वो कहता है बाबर हिमसेल्फ वाज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, है ना। ही इज सपोज टू हैव, लेन पुल के अकॉर्डिंग, वो बाबर ने जो है सम म्यूजिकल स्टाइल्स लाइक कव्वाली, ख्याल एटसेट्रा, इनको डेवलप किया था इंडिया में, है ना। इसी तरीके से हुमायूं भी म्यूजिक को पसंद करता था। अकबर के बारे में तो जानते हैं, अकबर कंपोज सॉन्ग्स एंड इंकरेज्ड म्यूजिशियन। अकबर भी कभी कभी लिखता था गाने, है ना। और कहते हैं कि उसने म्यूजिशियंस को बहुत ज्यादा इनकरेज किया। स्वामी हरिदास and his disciples composed many songs in different tunes. Pundarika Vittal was a great scholar of music who wrote the famous Ragmala. Hindustani music was also enriched by devotional song. अब जो हिंदुस्तानी म्यूजिक, अब ये हम ये भी क्लेरिफाई आगे करेंगे कि हिंदुस्तानी म्यूजिक क्यों कह दिया एकदम से हमने इसको। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक जो था वो एनरिच हुआ या फ्लरिश हुआ, आगे बढ़ा, फेमस हुआ डिवोशनल सॉन्ग से। डिवोशन मतलब भक्ति, डिवोशन मतलब भक्ति, भक्ति वाले सॉन्ग से, जिसको किसने, तुलसीदास ने गाया, मीराबाई ने गाया, सूरदास ने गाया। इनसे भी म्यूजिक काफी एनरिच हुआ, स्पेशली हिंदुस्तानी म्यूजिक। अब आते हैं डिवीजन पर, डिवीजन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अब ये क्लासिकल है ना, एक होता है क्लासिकल का मतलब है ओल्ड, जो फैशन होता है, पुराना जो चला आ रहा था, और एक होता है मॉडर्न, है ना। तो क्लासिकल जो म्यूजिक था, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, उसका डिवीजन हम करते हैं। डिवीजन क्या था, तो हम देखेंगे ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वाज ब्रॉडली बेस्ड ऑन टू ट्रेडिशंस। दो ट्रेडिशन थे इंडियन म्यूजिक के, मिडिवल टाइम की बात करें, जिसको पहले हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रिवलेंट था, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा फेमस था। और दूसरा है कर्नाटिक म्यूजिक, म्यूजिक कर्नाटिक म्यूजिक, जो साउथ इंडिया में फ्लरिश हो रहा था। तो अब बात करते हैं हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के। सबसे पहले तो व्हाट इट इज, ये क्या था। अभी हमने जान लिया कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कहाँ से आया या क्या था, ये म्यूजिक का ही पार्ट था। तो दो ट्रेडिशन थे, एक नॉर्थ इंडिया में चल रहा था, एक साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में जो ट्रेडिशन चल रहा था, उसको हम sorry, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कहते थे। और जो साउथ इंडिया में प्रिविलेंट था, उसको हम कहते थे कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक, कर्नाटिक, कर्नाटक वाला, ठीक है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बी ट्रेस्ड बैक टू द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, या हम अमीर खुसरो कह सकते हैं, अमीर खुसरो से तक जाता है, ठीक है। हु इनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिकल परफॉर्मेंस विद, जिसने, अमीर खुसरो से क्यों जाता है, उसकी वजह यह है कि अमीर खुसरो ने इनकरेज किया था कि जो म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस हैं, वो किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट की, अब आप देखते हैं ना, एक गाना आप सीधा सीधा गाइए, और जब उसको गिटार के साथ गाओ तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब थोड़ा क्या, बहुत डिफरेंस आ जाता है, आपको अलग ही एक आपका जो मूड चेंज हो जाता है सडनली, है ना।
तो आप देखें तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अब म्यूजिकल परफॉर्मेंस होने लगी। और माना जाता है कि अमीर खुसरो ने ही इन्वेंटेड सितार और तबले का आविष्कार किया था। सितार और तबले का इन्वेंशन किया था, और बहुत सारे नए राग को भी इंट्रोड्यूस किया था अमीर खुसरो ने। मोस्ट ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस ट्रेस देयर डिसेंडेंट टू तानसेन। आज के दौर में अगर हम देखें, जितने ज्यादातर जो म्यूजिशियन हैं वो अपना अपना उनका वो डिसेंट जो है, अपना मान लें एंसेस्टर की बात करें तो वो अपना कनेक्शन तानसेन से मानते हैं, है ना। उनके वंशज मानते हैं अपने आप को। बहुत सारे अभी ज्यादातर समझ लीजिए जो भी हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस हैं अभी इस टाइम पर डिफरेंट, अब देखें डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक हैं वहां पर। कौन कौन से हैं? जैसे ध्रुपद, धमार, ठुमरी, ख्याल एंड टप्पा। ये डिफरेंट स्टाइल हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के। इट इज सैड दैट तानसेन्स म्यूजिक, ये कहा जाता है कि तानसेन का जो म्यूजिक था वो मैजिकल था। मैजिक इफेक्ट था उसके अंदर। कैसा मैजिक इफेक्ट था? कहा ये ऐसा माना जाता है, ये कितना सच है ये नहीं पता, है ना, ऐसा एविडेंस नहीं है इसका भी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब तानसेन गाता था ना, तो तानसेन के म्यूजिक में एक ऐसा मैजिक था कि वो जो यमुना नदी थी ना, क्योंकि वो दरबारी का भी था अकबर का, तो आगरा भाई दरबार था उसका। तो आगरा में ही यमुना नदी है। तो यमुना नदी की जो वेव्स होती थी ना, लहरें, उसको रोक सकता था, इतना मैजिक था उसके म्यूजिक में। इसी तरीके से एक मेघ राग है, जब वो मेघ राग गाता था तो बारिश हो, हो जाती थी, है ना। मेघ राग इस तरह, मतलब ये कहा जाए तो ये कहा सिग्निफिकेंस बताया गया है तानसेन के म्यूजिक का, है ना। इनफैक्ट हिज मेलोडियस आज भी गाए जाते हैं। उसके गीत जो हैं भारत के हर कोने में आज भी बहुत ग्रेट इंटरेस्ट के साथ गाए जाते हैं, है ना। हम देखेंगे। बहरहाल इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं द मोस्ट पॉपुलर रागाज की। द मोस्ट पॉपुलर राग कौन कौन से हैं? जैसे बहार, भैरवी, सिंधु भैरवी, भीम पलासी, दरबारी, देश, हम सधवानी, जय जयंती, मेघ मल्हार, तोड़ी, यमन, पीलू, श्याम कल्याण, खंबाज। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर राग हैं इंडिया में। इंडिया also has a rich variety of musical instruments of different types, है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, a rich variety India has, है ना। amongst the string instrument, अगर हम स्ट्रिंग जो तार वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, तार जिसमें होता है, स्ट्रिंग होता है जिसमें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे सितार, सरोद और सारंगी, ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके से। इंडियन जो म्यूजिक है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना। इसी तरह पखावज, तबला एंड मृदंगम। मृदंगम ये जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो ताल से रिलेटेड है। ताल होती है ना, ताल दी जाती कहते हैं। लाइक वाइज इसी की तरह फ्लूट, शहनाई और नद स्वरम, ये जो है चीफ वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, है ना, जो इंडियन म्यूजिक को बढ़ाने में जिन्होंने योगदान दिया या इंडियन म्यूजिक के साथ कनेक्टेड हैं। द म्यूजिशियंस ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक आर यूजुअली एसोसिएटेड टू ए घराना और ए पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ म्यूजिक। भाई आप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात करेंगे तो उनके जो म्यूजिशियन हैं वो या तो किसी घराने से रिलेटेड होंगे। आप देखेंगे अभी भी, आप अगर म्यूजिक के बारे में जानते होंगे तो कहते होंगे हम इस घराने से रिलेटेड हैं, सिंगर्स या म्यूजिशियन, है ना। घराना, घराने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उस घर के हैं या उस घर में पैदा हुए हैं, नहीं, बल्कि अगर उस घराने के गुरु से सीखा है तो भी वो उस घराने का कहलाएगा। या पर्टिकुलर स्टाइल को शो कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो वो एक कहलाएंगे। तो घराना रेफर्स टू हेरिडिटरी,
हेरिडिटरी कहते हैं आनुवांशिक, है ना। घरानास रेफर टू हेरिडिटरी लिंकेजेस रिप्रेजेंट द स्टाइल एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द अदर। हालांकि द घरानास फंक्शन इन गुरु शिष्य परंपरा, जो घरानास फंक्शन होते थे, जो फंक्शन मतलब घरानास में जो जो भी म्यूजिक या जो भी चीजें हैं होते थे, वो गुरु शिष्य परंपरा पर थी, है ना, टीचर स्टूडेंट परंपरा पर। जिसकी दैट इज जिसकी जिस मतलब ये हुआ कि डिसाइपल्स जो है, शिष्य जो है, लर्निंग अंडर ए पर्टिकुलर गुरु, किसी गुरु से सीख रहे हैं। जैसे बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा आपने ऐसा, है ना, घरानाज के बारे में। ट्रांसमिटिंग हिज म्यूजिकल नॉलेज एंड स्टाइल विल तो देखेंगे, पहले तो हमने दो चीजें देखी इसमें। घराना क्या होता है? घराना अनुवांशिक होता है, मतलब दादा होते हैं ना, परदादा, दादा, बाप, बेटा, फिर उनके बच्चे, ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं, इसे हेरिडिटरी लिंकेजेस ऑफ म्यूजिशियन कहते हैं। लेकिन इसके अलावा चूंकि ये गुरु शिष्य परंपरा पर था, तो उस गुरु से अगर कोई सीख रहा है तो वो शिष्य भले ही उस घर का ना हो, उस फैमिली से बिलोंग ना करता हो, लेकिन वो भी उसी घराने का माना जाएगा, वही घराने को बिलोंग करेगा। कुछ फेमस घरानाज हैं, जैसे आप अगर शोज देखते होंगे या किसी इंटरव्यू वगैरह सुनते होंगे म्यूजिशियंस का या कुछ भी, तो वो कहते होंगे हम इस घराने से हैं, या जैसे आपने सुना होगा किराना घराने से हैं, जयपुर घराने से हैं। तो ये सब फेमस घरानाज हैं प्रेजेंट डे में भी, अभी भी। जैसे ग्वालियर घराना, किराना घराना, जयपुर घराना। हाँ। तो इसी तरीके से डिवोशनल म्यूजिक, डिवोशनल म्यूजिक देखेंगे। डिवोशनल का मतलब होता है भक्ति। भक्ति में जैसे अब ये रिलीजियस हो गया पूरा, देखो इसमें चेंज हो गया ना। रिलीजियस में कौन कौन सी चीजें आती हैं? कीर्तन होता है, भजन होते हैं, है ना। इसी तरीके से आदि ग्रंथ जो था ना, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है, उसमें भी सिंगिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। भाई आप मुहर्रम वगैरह देखेंगे या मजलिस होती है मुस्लिम्स में, उसमें भी म्यूजिक के तौर पे जैसे गाई जा पोइम्स हैं, या या मुशायरा होता है, तो बहुत सारी चीजें म्यूजिकल वे में पढ़ी जाती हैं, बताई जाती हैं, है ना, या एक तरीके से गाई जाती हैं। among along with this folk म्यूजिक भी बहुत ज्यादा एक रिच कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का। फोक, जो आप फोक के बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कर्नाटिक म्यूजिक की। अभी हमने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात की, अब कर्नाटिक म्यूजिक। कर्नाटिक म्यूजिक जो है, वो कलेक्टिवली थ्री कंपोजर्स जो थे, उनको जाता है इसका श्रेय। 1700 से 1700 एडी से 1850 ईस्वी तक, यानी 100 150 साल का जो वक्त था, यहाँ पे तीन कंपोजर्स थे। इन्होंने जिस म्यूजिक को आगे बढ़ाया, उसको कर्नाटिक म्यूजिक के नाम से जाना गया, जो साउथ में ज्यादा फेमस हुआ। ये तीन कंपोजर्स कौन से थे? श्याम शास्त्री, त्यागराज एंड मुत्थु स्वामी दीक्षितर। ये तीन कंपोजर थे जिन्होंने 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक कर्नाटिक म्यूजिक को आगे बढ़ाया, डेवलप किया। अब आते हैं पुरंदर दास। ये एक और ग्रेट स्कॉलर था या कंपोजर था कर्नाटिक म्यूजिक का। त्यागराज को एक साधु भी कहा जाता है, एक आर्टिस्ट भी माना जाता है, और कहते हैं ये एसेंस था ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। द मेन कंपोजिशंस आर नोन एज कृति। जो कर्नाटिक म्यूजिक की कृति है ना, वो कंपोजिशन है जो, उनको कृति कहा जाता है, कृति। एंड आर डिवोशनल इन नेचर, और सारी डिवोशनल थी नेचर में, भक्ति से रिलेटेड थी। द थ्री ग्रेट म्यूजिशियंस experimented with new forms. Some some notable musicians of this period are, इस पीरियड में अगर और हम नोटेबल म्यूजिशियन की बात करें तो उनमें महाविद्यानाथ अय्यर का नाम आता है, ये 19th सेंचुरी में थे।
पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी 19 सेंचुरी में थे। एंड रामानंद श्रीनिवास अयंगर, ये भी 19 सेंचुरी। इनका ये नोटेबल म्यूजिशियन थे कर्नाटिक म्यूजिक के। फ्लूट, वीणा, नदस्वरम, मृदंगम, घटम, ये जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थे जो कर्नाटिक म्यूजिक में यूज किए जाते थे कर्नाटिक म्यूजिक में का। डिस्पाइट डिस्पाइट कंट्रास्टिंग फीचर्स बिटवीन हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक, हालांकि हिंदुस्तानी म्यूजिक कर्नाटिक म्यूजिक में आप फर्क डिफरेंसेस देखेंगे, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटीज थी। जैसे अलापना, अलापते हैं ना, अलाप लेना, तो ये बहुत सिमिलर था कर्नाटिक और ताल कहते हैं जो तराना वगैरह या इसमें यूज होती थी, ये भी बहुत सिमिलर है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा क्लासिकल म्यूजिक जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरा कर्नाटिक म्यूजिक। अब बात करते हैं मॉडर्न इंडियन म्यूजिक की। मॉडर्न इंडियन म्यूजिक क्या है? जब ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ तो वहां पर वेस्टर्न म्यूजिक आ गया। वेस्टर्न म्यूजिक है ना, इंडियंस अडॉप्टेड सम ऑफ देयर इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंडियंस ने जैसे वायलिन वगैरह या क्लेरनेट होते हैं, शहनाई टाइप का होता है या शहनाई ही जो होती है, इनको अडॉप्ट कर लिया इंडियंस ने म्यूजिक के लिए, वायलिन वगैरह है ना। और इनका इंडियन म्यूजिक में बहुत तेजी से डिमांड बढ़ने लगी इनकी। ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रेशन मतलब ऑर्केस्ट्रा जिसे कहते हैं। आप देखेंगे स्टेजेस पर अब म्यूजिक को को यूज किया जाने लगा स्टेजेस पे। जैसे आप देखेंगे ना, परफॉर्मेंसेस होती हैं, स्टेज शो होते हैं, है ना, सिंगर्स के, ये सब मॉडर्न इंडियन वो म्यूजिक का पार्ट थे। उससे पहले ऐसा नहीं होता था कि एक स्टेज लगाया जाए और गाना गाया जाए, है ना, या सिंगर्स आ रहे हैं या जो भी हैं वो अपना कर रहे हैं। तो ये सब वेस्टर्न इंडियन, मॉडर्न इंडियन म्यूजिक का पार्ट हैं जो वेस्टर्न से आए धीरे धीरे। और या इस टाइम पर एक नई फॉर्म डेवलप हुई, है ना, स्टेज पर परफॉर्म करने की। यूज ऑफ कैसेट्स रिप्लेस्ड ओरल ट्रांसमिशन ऑफ ट्यून्स एंड रागास। अगर पहले हम बात करें तो जो म्यूजिक था या सॉन्ग्स थे वो ट्यून्स या राग के जरिए ओरल थे, ओरल ट्रांसमिशन था, मतलब मुंह जबानी, है ना। अब धीरे धीरे कैसेट्स आने लगी, आप देखेंगे ना जो कैसेट्स, अब तो कैसेट भी चली गई। आप कुछ वक्त पहले तक जाएंगे तो कैसेट्स यूज होती थी, है ना। तो कैसेट्स के जरिए आप गाने सुनते थे या भजन सुनते थे, अब जो भी जिसका इंटरेस्ट होता था। तो ये भी मॉडर्न इंडियन म्यूजिक का पार्ट है। Performance which were earlier limited to a privilege few have now been through open to the public and can be viewed by thousands of music lovers throughout the country. Music education no longer depends on the master disciple system but can be imparted through institution teaching music. ये कहते हैं कि जो एक गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही थी पहले से कि गुरु से शिष्य सीखेगा, अब वो काफी हद तक खत्म सी हो गई, या मतलब डिपेंड नहीं रही, म्यूजिक उस पर डिपेंड नहीं रहा। म्यूजिक एजुकेशन, सॉरी, म्यूजिक एजुकेशन या म्यूजिक को सिखाने की परंपरा जो थी वो सिर्फ गुरु शिष्य तक नहीं रह गई। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खुल गए उसके लिए, है ना, इंस्टीट्यूशनल रूप ले लिया। जैसे स्कूल होते हैं ना, कॉलेज होते हैं ना, इस तरीके से म्यूजिक सिखाने के लिए, म्यूजिक की शिक्षा के लिए आप बहुत सारा आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज में भी म्यूजिक के कोर्सेज होते हैं। इस तरह सब इंस्टीट्यूशंस बन गए। तो ये था मॉडर्न इंडियन म्यूजिक। अब इस वक्त हम एक बार, हमने वैसे तो आपको बता दिया लेकिन फिर भी सरसरी तौर पे आपको बताएं कि म्यूजिशियंस कौन कौन से थे। अमीर खुसरो, सदारंग अदारंग, मियां तानसेन, गोपाल नायक, स्वामी हरिदास, पंडित वीदी पलुस्कर, भट्ट खंडे, त्यागराज मुत्तुस्वामी दीक्षितर, ओमकार नाथ ठाकुर, विनायक राव, उस्ताद चांद खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद फैजान फैयाज खान, उस्ताद निसार हुसैन खान,
उस्ताद आमिर खान, भीमसेन जोशी, कुमार, इस तरह से अभी अभी प्रेजेंट डे पे जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खां, है ना, पंडित रविशंकर। तो ये जो थे ये ग्रेट स्कॉलर्स में या म्यूजिशियंस में आते हैं, इनका नाम आता है, ठीक है। अब म्यूजिक एक और फॉर्म है जिसे फोक म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। अब फोक म्यूजिक क्या है, और ये आज के डिस्कशन का हमारा आखिरी पार्ट होगा म्यूजिक का। फिर हम नेक्स्ट जो हमारी कल क्लास होगी, इसमें हम डांस को, हम जो परफॉर्मिंग पार्ट का या हमारे सिलेबस के इस सेक्शन का दूसरा पार्ट है डांस, उसके बारे में जानेंगे, जिस तरह से हमने म्यूजिक के बारे में पढ़ा है। तो म्यूजिक का आज का लास्ट पार्ट है वो क्या है, फोक म्यूजिक। अब फोक म्यूजिक क्या होता है, इसको पॉपुलर म्यूजिक भी कहा जाता है। जो मास होता है ना, मास किसको कहते हैं, आम पब्लिक, आम लोग जो होते हैं उनके बीच जो पॉपुलर होता है, जो ऐसे गाते रहते हैं, है ना। आप देखेंगे किसी गांव में जाएंगे, आपने कहीं वो चीजें नहीं सुनी होंगी, आप पर्टिकुलर गांव में ही सुनते होंगे या पर्टिकुलर रीजन में ही सुनते होंगे। बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश या राजस्थान, आप देखेंगे वो गाना या चीज वहीं चलती होगी, ऐसा नहीं है। अब वो अलग बात है कि अब इतना मॉडर्न टाइम में जो है बहुत सारी चीजें ट्रांसमिट हो गई हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, लेकिन उनको उसी क्षेत्र की वजह से जाना जाता है अभी। तो वो फोक म्यूजिक होते हैं जिसे आम लोग जो गाते थे, पॉपुलर म्यूजिक जो कहलाता है। तो बिसाइड्स क्लासिकल म्यूजिक, इंडिया हैज अ रिच लीगेसी ऑफ फोक और पॉपुलर म्यूजिक। एक रिच लीगेसी है इसकी। भाई आपने देखा होगा राजस्थान का, भाई फोक जो सॉन्ग्स हैं बहुत सारे, आ, तो वो अभी भी गाए जाते हैं, यानी मूवीज में भी डाला जाता है ना। बहुत सारे राजस्थान के क्या कहीं और के भी हम बात कर लें फोक म्यूजिक की, तो बहुत सारा कई मूवीज में इनको लिया गया है। दिस म्यूजिक रिप्रेजेंट्स द इमोशंस ऑफ द मासेस, मासेस मतलब आम लोग जो होते हैं ना कहीं। The simple songs are composed to mark every event in life। और ये जो सॉन्ग होते हैं सिंपल होते हैं, और ये जो जिंदगी होती है ना लाइफ के हर इवेंट का को मार्क करते हैं, हर इवेंट के बारे में बताते हैं इस तरह से। दे मे बी फेस्टिवल्स, एडवेंट ऑफ ए न्यू सीजन, मैरिज और बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। ये लाइफ का कोई भी पार्ट हो, फेस्टिवल, न्यू सीजन, मैरिज या बर्थ, तो ये इससे रिलेटेड हो सकते थे, है ना। राजस्थानी फोक सॉन्ग सच एज मांड एंड भटियाली ऑफ बंगाल, ये पॉपुलर फोक म्यूजिक है, फोक सॉन्ग्स हैं कहाँ के, पूरे ऑल ओवर इंडिया। रागनी इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा रागनी जो है वो हरियाणा में पॉपुलर फॉर्म है। और राजस्थान में कौन सी बताई, मांड, बंगाल में भटियाली। तो फोक सॉन्ग्स जो हैं हैव देयर स्पेशल मीनिंग, है ना, और मैसेजेस, ये अपना एक स्पेशल मीनिंग है इन फोक म्यूजिक की। ये जो भी होते हैं ना गीत होते हैं जो, ये स्पेशल मीनिंग के साथ होते हैं या पर्टिकुलर मैसेज के साथ होते हैं। दे ऑफन डिस्क्राइब्ड हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड इम्पोर्टेंट रिचुअल्स। कश्मीर का जो गुलराज है इज यूजुअली अ फोकलोर, एंड पांड्यानी ऑफ मध्य प्रदेश इज ए नरेटिव पुट टू म्यूजिक। इसी तरह म्यूजिक आप मुस्लिम्स देखेंगे, आप मुस्लिम्स जो हैं सोज ख्वानी कहते हैं, सिंग मुस्लिम्स जो हैं सोज ख्वानी, या जो मातम कह लो, मातम के तौर पे या मोurnful जो सॉन्ग्स होते हैं उनको मुहर्रम में, या क्रिसमस कैरोल्स होते हैं, ये सब क्या है, फोक म्यूजिक का पार्ट है, ठीक है। जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं या फर्स्ट जो भी चीजें हैं लाइफ का पार्ट हैं, उनकी वजह से ये लोग गीत गाते हैं, एक मासेस में ये होता है, और जिसको जो जिस स्टाइल को बढ़ावा देते हैं उसे फोक म्यूजिक कहते हैं। तो ये था इंडियन म्यूजिक।
जो कि परफॉर्मिंग आर्ट का पार्ट था। परफॉर्मिंग आर्ट में जैसे म्यूजिक, डांस, ड्रामास, एक्टिंग वगैरह ये जो आती हैं चीजें, इसमें हमने आज म्यूजिक के बारे में जाना। और इसका थ्रू आउट द एजेस, है ना, थ्रू द पीरियड, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फ्रॉम एंशिएंट टू मेडिवल टू मॉडर्न, है ना, किस तरीके से एंशिएंट इंडिया में कौन कौन सी किताबें, कौन कौन, देखो ये हमने इम्पोर्टेंस तो आपको लैंग्वेज एंड लिटरेचर में बता दी थी कि कोई भी चीज जब रिटन फॉर्म में आती है तब उस चीज का, इस चीज की वैल्यू बढ़ती है। इवन लैंग्वेज की वैल्यू भी तभी बढ़ी जब वो लिटरेचर के फॉर्म में आया। और जब लिटरेचर कम होने लगा तो उस लैंग्वेज तक की इम्पोर्टेंस कम होने लगी। वे संस्कृत कैसे खत्म हो गई, मतलब आम लोगों के, या मतलब संस्कृत ना के बराबर रह गई क्योंकि लिटरेचर कम हो गया बनना। इसी तरह जब म्यूजिक पे बहुत ज्यादा लिटरेचर लिखा जाने लगा तो नई नए डेवलपमेंट आए म्यूजिक में भी, जिसकी वजह से म्यूजिक को बहुत ज्यादा बढ़ावा भी मिला। और एक तरीके से आप देखें कि ये तो हिंदू धर्म में तो ये एक पार्ट ही हो गया है, म्यूजिक एंड डांस। तो ये इतना पॉपुलर हो गई चीजें, एक वे ऑफ लाइफ हो गया, है ना, ना सिर्फ वे ऑफ एंटरटेनमेंट बल्कि वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ वर्शिप। तो ये सारी चीजें ये हैं कि हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं कि आपका जैसे भाई अंडरस्टैंडिंग इंडिया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मतलब ये नहीं म्यूजिक पढ़ लिया तो म्यूजिक को अभी क्या म्यूजिक उसको जाने, नहीं, इंडियन म्यूजिक कैसे डेवलप हुआ, अनशेंट से मॉडर्न टाइम तक क्या क्या चेंजेस आए, कौन कौन से इवोल्यूशन आए, इन्वेंशन हुए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे, उन सबको ग्रेजुअली, मतलब एक स्लोली ओवर द ओवर चेंजेस इन द चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ ए टाइम, अगर हम डिस्कस करें, हम स्टडी करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंडियन म्यूजिक की। आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा। तो अगर फिर भी किसी को डाउट हो, समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे कैंपस में मिल सकते हैं। कैंपस में कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं, है ना। मैं नाम अपना शुरू में बता चुका था, मोहम्मद शाहनवाज, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। तो आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा। और थैंक यू सो मच।